हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सोलर कैंपस। तो जैसा कि हम अपने पिछले टॉपिक्स में परसेंटेज को पढ़ रहे थे, तो उसी कड़ी में नेक्स्ट हमारा परसेंटेज का स्लाइड है। क्लास नंबर 3 है हमारी ये, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं आप लोगों के लिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कराया जाएगा। तो आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है, और मैं सुनील हूँ, और मैं आज की क्लास अब स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए जी, परसेंटेज का हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया था कि परसेंटेज में हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो इसी कड़ी में आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ रहा है। ये पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इफ 5% ऑफ a इज इक्वल टू b देन b% ऑफ 20 इज सेम है। यदि 5% a का b के बराबर हो तो b% ऑफ 20 वो सेम इसमें से कौन से ऑप्शन के होगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां ये बोला गया है कि 5% ए बी के बराबर, तो 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20, तो इसका मतलब ये है 1/20 ए इज इक्वल टू बी है। अब यहां पर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है b% ऑफ 20, यानी, और पूछा किसकी टर्म में गया है, a की टर्म्स में। और पूछा कहाँ गया है, a की टर्म्स में। सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास a की टर्म्स में दिए गए। तो जस्ट हमें b की वैल्यू इसमें से a/20 मिल गई है। हम इस b की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ आएगा a/20% ऑफ 20, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है इन सारे ऑप्शंस में किसके बराबर होगी, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये 20% ऑफ a/20। ये वाली फ्रैक्शन एज इट इज सेम टू सेम है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूरा सोल्व नहीं करना है, जस्ट हमें बस ये देखना है कि b a की टर्म्स में क्या है। तो इससे हम क्वेश्चन को जल्दी और फास्ट मोड पे कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही ईजी था, अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया। अब आइए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यह बोला गया है कि द रेशो ऑफ 45% ऑफ 80% ऑफ a to 30% of 40% of b is 15/4. If the average of a and b is 67.5, then what is the value of a? यानी कि 45% 80% a का, वो 30% 40% b के साथ रेशो 15/4 दे रखा है। यानी इसका मतलब ये है कि 45% अगर यहाँ पर हम इक्वल टू में रखेंगे, 15/4 रेशो दिया गया है, तो यहाँ आएगा 45 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई a अपॉन 30 मल्टीप्लाई 40 एंड मल्टीप्लाई b। और इसी का रेशो जो हमें दिया गया वो 15/4 दिया गया है। ठीक है जी। अब हमने करा क्या, इसमें परसेंट से परसेंट पहले से ही कैंसिल करके, कि 2% यहाँ पर है, 2% यहाँ पर, उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं सवाल के अंदर। अब यहाँ पर देखें तो 15 एकम 15, 15 तिये 45, 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। यहाँ पर 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, और ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10 से इसको काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब a/b यानी a जो है 8/10 आएगा, सॉरी 8/10 आएगा। तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आएगा, तो रेशो बन जाएगी 5 और 4। हमारी रेशो a और b की आ गई 5 और 4। ठीक है, अब मैं ये बोला गया है कि a और b का जो एवरेज है वो कितना है, 67.5 है। यदि कोई दो नंबर का एवरेज अगर 67.5 है तो उन दोनों नंबरों का सम क्या होगा, उन दोनों नंबरों का सम क्या हो गया, क्योंकि एवरेज कैसे निकलता है, a प्लस b/2, ये हमें दिया गया 67.5, तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, और ये कितना आएगा, 67 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, एक ऊपर गया 6 दूनी 12 और 1 13, 134, और 0.5 प्लस 1 दे देगा, यानी कि 135 हमारे पास आएगा। कितना आएगा, 135 आएगा। यानी इन दोनों नंबरों का सम कितना है, 135 है। इसका मतलब
9 की वैल्यू बराबर है 135 के, 9 की वैल्यू बराबर है 135 के, और 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 9 एकम 9, 9 पंजे 15। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, डिफरेंस निकालना, हमें ये भी ध्यान रखना है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर ये इसको ठीक कर लेना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी आएगा, डिफरेंस निकालना है इस क्वेश्चन में। प्रिंटिंग में रह गया होगा ये, टाइप करते थे। तो यहाँ पर हम ए और बी का डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर रेशो में हमको दिख रहा है 1 का डिफरेंस है, तो हमें 1 की ही वैल्यू चाहिए ओनली, और 1 की वैल्यू तो 15 आ चुकी है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो हमें फोकस किस चीज पे करना है, हमें फोकस इस चीज पे करना है कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, क्योंकि हम निकालने के लिए आप इसमें ए की वैल्यू भी पहले निकाल सकते थे, फिर बी की वैल्यू पहले निकाल सकते, फिर माइनस करते, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता आपका। तो आप सीधे रेशो का डिफरेंस देखिए कितना है 1 का, और 1 की वैल्यू 15 आ चुकी है, 15 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें फोकस करना है कि हमसे पूछा क्या गया। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ये बोला गया है कि यदि किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो डायमीटर उसको रिड्यूस कर दिया जाए 33 सही 1/3% से, और उसकी हाइट को डबल कर दिया जाए, तो उसके वॉल्यूम में, सिलेंडर के वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, परसेंट के हिसाब से हमको बताना है। तो पहली बात तो परसेंट के हिसाब से बताना, सारे आंसर ही परसेंट में दिया तो वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होता है πr²। ठीक है जी, यानी कि जो सिलेंडर है वॉल्यूम का वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, 2 बार रेडियस और 1 बार हाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसका रेडियस जो है 33 सही 1/3% रिड्यूस किया जाता है, 33 सही 1/3% रिड्यूस किया जाता है, यानी कि इसका मतलब होता है 1/3। इसका मतलब होता है 1/3 फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद। अब इसको रिड्यूस किया गया है, यानी कि जो रेडियस था वो 3 से कितना हो गया, 2 हो गया। रेडियस कितना हो गया, 3 से 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब उसके बाद ये बोला जाता है कि इसकी हाइट जो है उसको डबल कर दिया गया, यानी इसकी हाइट जो 1 थी वो कितनी हो गई, 2 हो गई, वो कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर मैं यहां से इसका वॉल्यूम निकालना चाहूं तो यहां से वॉल्यूम क्या आएगा, देखो पाई तो कांस्टेंट है, तो 3 का स्क्वायर 9, और हाइट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसके वॉल्यूम में कितने का फर्क आ रहा है, 1 का फर्क आ रहा है, 1 घट रहा है। तो पहली बात तो इंक्रीज वाला ऑप्शन कट जाएगा, रिमेन अनचेंज वाला क्वेश्चन भी हट जाएगा, क्योंकि अनचेंज तो रहा नहीं, तो सीधे सीधे हमारा आंसर 11 सही 1/, क्योंकि ऑप्शन पे भी हमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं, क्या हमें सॉल्यूशन करने की आवश्यकता थी, नहीं थी। अगर लेकिन सॉल्यूशन करना भी चाहें तो क्या होगा, 1/9 रिड्यूस हुआ है इंटू में 100, और 1/9 इंटू में 100 की फ्रैक्शन क्या होती है, 11 सही 1/, सॉरी परसेंटेज 11 सही 1/9% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हमें ऑप्शंस पे भी ध्यान रखना है कि ऑप्शंस में हमें क्या क्या दिया गया है, ताकि हम ये कैलकुलेशन से बच सके। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है, इफ 66:2/3% ऑफ 75% ऑफ 75% ऑफ 1/8 of a certain number is 179, then 33:1/3% of the 3/4 of that number is, यानी कि कोई नंबर है जिसका 66 सही 2/3% का 75% और उसका 1/8 जो है वो कितना है, 179 है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया कि उसी नंबर का 33 सही 1/3% का 3/4 कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है। इसकी फ्रैक्शन होती है 2/3, क्योंकि अब तक तो ये पता चल गया होगा आप लोगों को कि 33 सही 1/3%, मैंने अभी भी बताया आपको कितना होता है, 1/3 होता है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 गुना ही है इसका। अगर इसका ये 2 गुना है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3%।
और इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 2/3। ठीक है जी। तो हमने पहले पता लगाया कि 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है 2/3 होती है। अब पूछा है आगे दिया 75%। 75% का मतलब होता है 75/100 यानी कि 3/4 गुणा में 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर। 1/8 का मतलब होता है 1/8। ठीक है, ऑफ ए सर्टेन नंबर। इन नंबर क्या है, मान लिया नंबर हमारा n है और ये कितना दिया गया है 179 दिया गया है। ठीक है जी। अब हमें निकालना क्या, इस चीज पे फोकस करेंगे। हमें निकालना है 33:1/3% ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर। अब 33:1/3% आपको बताया है कितना होता है 1/3 होता है। यानी हमें उस नंबर का कितना निकालना है 1/3 इंटू 3/4 यानी कि 3/4 निकालना है। यही निकालना हमको। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से अगर देखा जाए तो देखो 3/4 तो पहले से दिया हुआ है और इस 2 को मैं यहां पे इससे काट दूं, 2 एक कम 2, 2 चौक 8। ठीक है जी। तो मैंने कर दिया n इंटू में 1/4 इंटू में 3/4 को अलग कर दिया और इंटू में 1/3 को अलग कर दिया और इसकी वैल्यू होगी 179। अब इसमें से केवल 1/4 को मैं छेड़ूंगा और इस 4 को यहाँ पे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे 4 को ले जाने के बाद ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 9 चौक 36 का 6। यूनिट डिजिट में एक जगह बस 6 दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसमें तो डेसिमल दिया हुआ है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये भी डेसिमल दिया, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर हो गया, क्योंकि हमारे पास ये तो यहीं बच गया ना, यही तो हमें निकालना था इस नंबर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूरा सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं थी कि हम पहले नंबर निकालें, फिर नंबर निकालने के बाद उन चीज़ों को निकालने की जरूरत ही नहीं उस चीज़ की। तो सीधे सीधे यहाँ से हमें ये देखा कि ये पार्ट बन रहा है, ये पार्ट यहाँ से ये बन रहा है, इस पार्ट को उठा करके वहाँ ले गए और सीधे यूनिट डिजिट चेक करी और सीधे हमने आंसर कर दिया इसका। तो इसका आंसर आ गया 716। ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। यहाँ पर ये बोला गया है इस सवाल में, बहुत बढ़िया सवाल है। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 520। यानी दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना है 520 आपको दिया गया है। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीजेस बाय 4%, यदि बड़े नंबर को 4% से घटाया जाए, एंड द स्मॉलर नंबर, और जो छोटा नंबर है उसको 12% से बढ़ा दिया जाए, देन द नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल। तो उसके बाद जो नंबर बनते हैं, यानी कि जो दो नंबर बनते हैं, इसको ऐसा करने के बाद वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमें पता करना है कि स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर क्या है। तो हमें सबसे पहली बात तो ये सम दिया गया है नंबर का और एक कंडीशन दी गई है कि जो बड़ा नंबर है, मान लेते हैं बड़ा नंबर हमारा a है और छोटा नंबर क्या है b है। ठीक है। अब ये बोला कि बड़ा नंबर को 4% घटा दिया जाए। अगर किसी भी नंबर को 4% घटाया जाएगा तो 100% में से घटाया जाएगा, यानी उस नंबर का अब कितना बचा है 4% घटाने के बाद, बड़े नंबर का 96%। और ये बराबर है छोटे नंबर का 12% बढ़ाने के बाद। अब किसी भी नंबर 100% का 12% बढ़ाया जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 112%। कितना हो जाएगा 112%। ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये परसेंट से परसेंट कट रहा है। ठीक है, 96 और 112 आ रहा है। क्या ये कैंसिल हो रहा है? तो कैंसिल हो रहा है। 8 से काट के देख लीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ से काट लीजिए, 8 एकम 8, 8 चौक 32 और कट रहा है। यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7। आ गया जी। यानी कि a और 20 के नीचे आ जाएगा और 6 यहाँ चला जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। यानी a और b की रेशो कितनी है 6:7 है। यानी a 6 होगा तो b कितना होगा 7। अब इन दोनों का सम कितना दे रखा है हमें 520 दे रखा है। इन दोनों का सम हमें कितना दे रखा है 520 दे रखा है। यानी इसका मतलब ये है कि इस 13 की वैल्यू कितनी है 520 है। 7 और 13, 13 की वैल्यू अगर 520 होगी तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। 13 चौक 52। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है स्मॉलर नंबर। दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है a, और a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 6 है। अगर इसकी वैल्यू 6 तो ये किससे गुना हो जाएगी 40 से, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 240। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी के पेपर में। ठीक है, तो चलिए हमारा ये सवाल भी हो गया। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए
बहुत ही बढ़िया सवाल है ये वाला भी। इस सवाल में ये बोला गया है कि एक 2 डिजिट की संख्या है, 2 डिजिट का नंबर है ए बी की फॉर्म में दिया गया है। इज 60% ऑफ एक्स, वो 60% है एक्स का। द 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए बी इज 60% मोर देन एक्स, फाइंड एक्स। अगर हम उस दोनों जो 2 डिजिट का नंबर है ए बी, उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दे, पलट दे, तो उसके बाद ए बी जो रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ए बी इज 60% मोर देन एक्स। अब वो 60% ज्यादा हो जाता है एक्स से, 60% मोर देन एक्स बोला, पहले में बोला कंडीशन में बोला 60% और दूसरे में बोला मोर देन 60%। तो हमें करना क्या है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए अभी सवाल को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जो नंबर जो ए बी है, 2 डिजिट के नंबर के बारे में अगर बात करी जाए तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है 24, हम उसको लिख सकते हैं 20 + 4, यानी कि 10 × 2 = 4, ऐसे लिखा जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी नंबर ए बी होगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं जी, 10a + इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं इसको नंबर। उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो जो ए बी नंबर है वो क्या है जी, वो 60% ऑफ एक्स है। डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद ये कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। और ये होने के बाद वो क्या होता है, नंबर एक्स का 60% ज्यादा हो जाता है। 60% ज्यादा होने का मतलब 100 में 60 जुड़ जाता है, यानी इसका मतलब 160% ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ऑफ से ऑफ कट जाएगा, मल्टीप्लाई आना है, एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, वो तो बस जनरली मैंने बोला ऑफ से ऑफ कट जाएगा, मल्टीप्लाई होता है इसके बीच में, तो एक्स से एक्स कटेगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है जी, ये 3/8 की रेशो आ रही है। अब ए बी को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकता हूँ 10a + b, बी ए को लिख सकते हैं 10b + a, और इसकी वैल्यू आ गई जी 3/8 आ गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम सोल्व करें तो 8 और 10 80a आएगा, प्लस 8b आएगा, बराबर में आ जाएगा 30b और प्लस का 3a, यही आएगा। ठीक है, 30b और प्लस का 3a। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये 80 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये 3 है, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 में से 3 गया 77a, और ऐसे 30b और ये 8b उधर चला जाएगा तो 8b आके कितना हो जाएगा, 22b हो जाएगा। अब यहाँ पे a यहाँ आ जाएगा, 20 के नीचे आ जाएगा, ये बचेगा 22/77, जिसको हम कह सकते हैं जी ये कितना है, 2/7। यानी ए और बी जो 2 डिजिट है उसका क्या है, रेशो कितना है, 2:7। अब कमाल की बात इसमें ये है कि अगर उन डिजिट्स का रेशो 2:7 होगा तो वो डिजिट्स भी कितनी होगी, 2 और 7 ही होंगी, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर जो ये 2 डिजिट का नंबर है भाई, इन दोनों को जोड़, इन दोनों से ही तो बना है। यानी ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की वैल्यू कितनी होगी, 7 हो गई। यानी कि इसका मतलब ये हो गया वो जो नंबर था ए बी, वो नंबर जो ए बी था वो कितना है, 27 है। नंबर निकल गया हमारा। अब हमें निकालना क्या, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये बोला है 60% ऑफ एक्स इज ए बी। अब ए बी की वैल्यू तो निकल गई 27, नहीं 27 जो है, 27 जो है एक्स का कितना था, 60%। 60% का मतलब 3/5, 3 से यहाँ पे 9 कटेगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43। बहुत बढ़िया सवाल था, सारे कॉन्सेप्ट लगे हुए क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे रेशोज इनकम कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, पढ़ करके इसको समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए की इनकम जो है 20% कम है बी की इनकम से। ठीक है, और सी की इनकम 70% है किसका, ए और बी की इनकम के सम का। कम ज्यादा और सम का उसका परसेंट होना, दोनों बातों में फर्क होता है। द इनकम ऑफ डी इज 25% मोर देन दैट ऑफ सी। जो डी की इनकम है 25% ज्यादा है किससे, सी से। अगर डिफरेंस जो है इनकम की बी और डी का वो 2300 रुपए हो,
तो हमें इनकम निकालनी ए की। बहुत ही बढ़िया सवाल, ठीक है, पूरा का पूरा रेशो पे ये क्वेश्चन चल रहा है। अब ध्यान से देखेंगे सवाल में हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पर ए दिया गया है, ए के साथ में हमें नीचे दिया गया है बी। तो ये बोला गया है कि ए जो है वो 20% कम है बी से, यानी इसका मतलब ये है कि अगर बी 100 होगा तो ए कितना होगा, 80 होगा। अगर काट के हम इसकी रेशो देखें तो कितना आएगा, 4/5 आएगा। ठीक है जी। दूसरे केस में ये बोला गया सी 70% है ए और बी के इनकम का, सम का। तो सी जो है ए और बी के इनकम का 70% है, यानी कि अगर ए और बी की इनकम 100 होगी तो सी की इनकम कितनी होगी, 70 होगी, यानी कि रेशो कितनी आएगी, 7/में। इसी प्रकार से डी की इनकम 25% ज्यादा है किससे, सी से, तो डी ऊपर आ जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है डी की इनकम 25% ज्यादा है किससे, सी से। तो अगर इसको 100-125 से भी काट के रेशो करोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर 1/4 लिखना चाहते हो तो 1/4 से भी कोई समस्या नहीं है। तो 100 और 125 क्योंकि कटने के बाद आपके पास आ जाएगा 5/4, ये आ गया। तो हमने ये 3 रेशो बनाई है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग दी है। अब इस क्वेश्चन को हमें आगे कैसे सोल्व करना है ये देखते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो सी की वैल्यू यहाँ पर 7 हो रही है और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी हो रही है, 4 हो रही है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों दो अलग अलग वैल्यूज हो जाए। तो पहले हम इसको बराबर कर लेंगे सी की वैल्यू को। तो सी की वैल्यू हम कैसे बराबर करेंगे जी, ठीक है। सी की वैल्यू बराबर करने के लिए हमने क्या करा, ऊपर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि भाई ए और बी की इनकम तो 10 है और यहाँ पर ए और बी की इनकम कितनी आ रही है, जुड़ करके 4 और 5 9 आ रही है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ए और बी की इनकम 10 है तो ऊपर वाला किससे गुना हो जाएगा, 10 से, और यहाँ पे 4 और 5 9 इसकी इनकम है तो नीचे वाला किससे गुना हो जाएगा, 9 से। नीचे वाला किससे गुना हो जाएगा, 9 से। अगर मैंने इसको 9 से गुना करा तो सी पे फर्क पड़ गया दोबारा से, क्योंकि भाई सी को हमने बराबर तो किया था पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन सी की वैल्यू 9 बढ़ गई। अगर सी की वैल्यू मैंने यहाँ 9 बढ़ाई है तो मुझे यहाँ भी 9 बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ भी 9 बढ़ानी पड़ेगी तो यहाँ पर ए और बी को बैलेंस, अब यहाँ पे देखो ए और बी की वैल्यू भी 9 बढ़ गई, ठीक है, 4 और बढ़ रखी है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये 40 से मल्टीप्लाई होगा, ये 36 से मल्टीप्लाई होगा और ये 63 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते 40 से, 40 चौक कितना हो गया, यहाँ पर 160 हो गया। पहले वाली कंडीशन में कितना आ गया हमारे पास, 160 आ गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर 160 आ जाएगा, इसके बटे में 40 पंजे 200 हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे 9 चौक 36, 36 को 7 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 को 10 से करेंगे तो नीचे तो 360 आ जाएगा। ठीक है। ऊपर 36 को 7 से करेंगे तो 36 को 7 से मल्टीप्लाई करना, 36 7 7 6 42 का 2 4 ऊपर गया, 7 से 21 और 4 252। ठीक है जी। ऐसे ही 63 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 63 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 63 को इसको 4 से मल्टीप्लाई करना हमको, तो 4 दिए 12 का 2, 1 ऊपर गया, 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है जी। अब यहाँ पे 63 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 दिए 15 का 5, 1 ऊपर गया, 6 पंजे 30 और 1 21, 315। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखो सी की वैल्यू बराबर हो गई, सी 252 यहाँ पे, सी 252 यहाँ पे। अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 360 आ रही है जुड़ करके, और यहाँ पर भी ए प्लस बी की वैल्यू देखो 160 प्लस 200 360 हो गई। यानी हमने रेशो को बैलेंस कर लिया, रेशो बैलेंस हमने कर ली। अब हमसे बोला गया डिफरेंस ए और बी और डी की इनकम का कितना है, 23,000 है। अब बी की इनकम कितनी है जी, बी की इनकम है यहाँ पे अब एट प्रेजेंट कितनी है, 200 है, और डी की इनकम कितनी है, 315 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 23,000 है। अब 315 और 200 में डिफरेंस कितने का होता है, 115 का होता है। तो 115 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 23,000। ठीक है जी। अब 115 को दूनी, 115 दूनी कितना होगा, 230 होगा। तो इसको जब इसमें 1 की वैल्यू बनाऊंगा तो कितनी आ जाएगी, ये से 2 और 200, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 200 के बराबर होगी। अब हमसे पूछा क्या, हमें निकालना है इनकम ऑफ ए।
अगर ए की इनकम निकालनी है तो ए की इनकम यहाँ से देखो कितनी है, 160 है। अब 160 की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम 160 से गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 दूनी 32,000। तो ये हो गया आंसर 32,000। ठीक है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार अगर आपने रेशियो बैलेंसिंग सीख लिया कि कैसे बैलेंस किया जाता है, आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी हमने कर लिया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब आता है हमारा अगला सवाल। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि हमें दिया क्या गया, कैसे एनालिसिस करना हमें डाटा का। ध्यान से देखते हैं। द इनकम ऑफ एक्स इज 42% मोर देन दैट ऑफ वाई, यानी कि एक्स की इनकम जो है 42% ज्यादा है किससे, वाई से। एंड द इनकम ऑफ जेड इज 45% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ एक्स एंड वाई। और जेड की इनकम जो 45% कम है किससे, एक्स और वाई से। बाय व्हाट परसेंट इज इनकम ऑफ जेड लेस देन द इनकम ऑफ एक्स। तो ये बताना है जेड की इनकम एक्स से परसेंटेज में कितनी ज्यादा कम। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां पर हम देखते हैं 3% दे रखे हैं हमें, एक दे रखा है एक्स, एक दे रखा है वाई और एक दे रखा है जेड। ठीक है, एक्स की इनकम 42% ज्यादा है किससे, वाई से। यानी कि अगर वाई की इनकम 100 होगी तो एक्स की इनकम कितनी हो जाएगी, 142 हो जाएगी। ठीक है, फिर ये बोला इनकम ऑफ जेड इज 45% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ एक्स एंड वाई। यानी कि जेड की इनकम जो है 45% कम है इनके सम से, 45% कम है इनके सम से। अगर इसके सम से 45% कम है तो ऑब्वियसली बात है उसके सम का 55% होगा। ठीक है, तो अगर इसके 45% का मतलब कितना होता है, 142 और 100 कितना हो गया हमारे पास, 242। 242। अब इसका हमें क्या करना है, 45% कम करना है। अगर मुझे इसका 45% कम करना है तो सीधे सीधे मैं इसका 55% निकाल देता हूँ। 55% का मतलब हो गया 11/20। कितना हो गया, 11/20। ठीक है, तो इसका मतलब 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 121। 121। अब 121 को हमें 11 से गुना करना है, तो सीधी सीधी बात ये है कि ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 है, तो 11 एक्स का स्क्वायर इंटू में 11 यानी कि 11 की क्यूब ही हो जाएगा 1331 और बटे में कितना है, 10 है। यानी कि जेड की वैल्यू हो गई 133 दशमलव, यहां से ये आ गई 133.1। बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ जेड लेस देन द इनकम ऑफ एक्स। अब ये कह रहा है कि जेड की इनकम एक्स से कितना कम है, जेड की इनकम एक्स से कितना कम। अब जेड की इनकम आप देखो कितना कम है भाई, 142 इसकी इनकम है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 133.1 है, 133.1 है यहाँ पे। अब इसको हम निकालते हैं, कैसे गए, आसानी से भी निकाल भी सकते हैं। वैसे अगर डायरेक्ट करना चाहे तो देख रहे हो आप, यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है 40 तक पहुंचने में, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 और 2 9। 9 का होना चाहिए था लेकिन पॉइंट एक ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया 8.9। कितना है, 8.9 का डिफरेंस है, 8.9 का डिफरेंस है। अगर 8.9 का डिफरेंस हमें दिया गया, हमें पूछा किस पे गया, हाउ बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ जेड लेस देन द इनकम ऑफ एक्स। एक्स, जेड की इनकम एक्स से किसके अकॉर्डिंग कम है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 142 आ जाएगा, और गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे आंसर आ जाएगा। सोल्व करने के बाद इसको अगर आप पूरा सोल्व करोगे तो लगभग लगभग हमारा आंसर आएगा अप्रोक्सीमेशन में 6.4%, जिसके बाद आप टिक कर सकते हो 6.3%। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है इसकी लगभग 6.4%। ठीक है, तो थोड़ी कैलकुलेशन इसके अंदर टिपिकल है, ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। एक मिनट रुकेंगे। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये बोला गया है इफ ए 75% लेस देन बी एंड सी इज बी एंड सी 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। तो सी जो होगा कितना परसेंट ज्यादा होगा किससे, ए से। तो यहाँ पर ये देखेंगे ए जो है 75% लेस देन बी है, तो इसका मतलब ये 3/4 है। इसका मतलब ये है कि ये कितना होता है,
ये 3/4 है, 75% 3/, एक मिनट रुकना, पेंसिल है, ठीक है। तो 75% लेस देन बी, यानी ए की इनकम जो 75% लेस देन बी, 75% का मतलब होता है 3/4, यानी कि ये ए है और ये बी है। अब कह रहा है ए की इनकम जो 75% लेस है, यानी कि अगर बी की इनकम 4 होगी तो ए की इनकम कितनी होगी, 1 होगी। पहली कंडीशन तो ये आ गई। एंड सी 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और सी जो वो ए और बी के डिफरेंस 75% है, 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि सी ये रहा आपका, ए और बी का डिफरेंस ये रहा। ये बोलता है कि सी जो है 75% है इसके ए और बी के डिफरेंस के, यानी कि यदि ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यानी ये कितना है, 3/4 है, 3/4 है। अब यहाँ पे मुझे बोला गया है सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, सी की वैल्यू जो है वो ए से कितना ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में आगे में बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि ए और बी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऊपर वाले का जो डिफरेंस आया उसको नीचे गुणा कर दीजिए, और जो नीचे वाले का डिफरेंस है उसको ऊपर गुणा कर दीजिए, ठीक है जी। तो यहां से अब गुणा करने के बाद कितना बन जाएगा, 9/12 मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से गुणा करके ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ए और बी के बीच का डिफरेंस 12 आ गया, और यहाँ पे भी 16 में से 4 गया, 12 आ गया, बैलेंस हो गया। अब आपसे पूछ रहा है सी जो है वो व्हाट परसेंट मोर देन ए, ए से कितना ज्यादा है सी। अब सी की वैल्यू कितनी है, 9 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो बताओ ये इसका कितना परसेंट ज्यादा होगा। भाई ए 4 हो गया और सी की वैल्यू कितनी है, 9 है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो सी जो है वो इससे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। कितने पे ज्यादा है, 4 पे ज्यादा है, और गुणा में 100 आ जाएगा। 4 25, 25 पंजे 125% आपका आंसर आ गया, 125% आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रेशो बैलेंसिंग से हमने इस क्वेश्चन को किया। चलिए अब अपने अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल हमारे पास आ गया है। इस नेक्स्ट सवाल में ये बोला गया है, two numbers a and b are such that the sum of 10% of a and 8% of b is 3/5 of the sum of 12% of a and 16% of b, the ratio of a ratio b। अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है, ये लास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन है, वो अब आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये कह क्या रहा है। ये बोल रहा है कि 10% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी इज 3/5, यानी कि सम टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट कि 10% ऑफ ए, 10% ऑफ ए, ठीक है। इतना लिखने की आवश्यकता वैसे हम लोगों को नहीं है, हम सीधे लिख सकते हैं 10A, और 8% ऑफ बी को हम लिख सकते हैं 8B, क्योंकि परसेंट निकल के दोनों तरफ से कटना ही है। ये इक्वल है 3/5 ऑफ द सम ऑफ 12% ऑफ ए, यानी कि 12A प्लस 16B के, ये इसके इक्वल है। यहाँ से अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बड़ा आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखो ये हो गया 50A हो गया, यहाँ आ गया 8 5 40B आ गया, 12 3 36A हो गया, 16 3 48B हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 36 है, ये इधर आकर के कितना हो जाएगा, 14A हो जाएगा। यहाँ पे 48B है, 40 इधर जाके कितना हो जाएगा, 8B हो जाएगा। ए को यहीं छोड़ देंगे, बी को इसके नीचे लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8/, और ये कट के आ जाएगा 2/7। हमसे पूछा क्या गया, ए से बी का रेशो, तो हमारा आंसर हो गया 2:7, सी हमारा आंसर हो गया। तो सिर्फ एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इस कैलकुलेशन को जितना जल्दी उतना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। परसेंट आपको इसमें कभी भी नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ से परसेंट निकलेगा वो भी, और यहाँ से जो परसेंट बाहर निकलेगा वो भी, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब हम आते हैं अपने 11वें सवाल पे आज के। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ सवाल है ये भी। इफ ए इज 120% ऑफ बी एंड बी इज 65% ऑफ सी,
ये कहता है कि ए जो वो 120% है बी का, और बी जो वो 65% है सी का, और ए बी और सी इन तीनों का सम है 121.5, 121.5। तो हमें वैल्यू निकालनी है सी माइनस 2b प्लस ए की। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। हमारे पास एक तो ए है और एक बी है। ये कहा गया ए जो 120% है बी का, यानी ये 100 है, तो ये कितना है 120 है। कट के रेशियो आ रही है इसकी 6 और 5। उसके बाद बी इज 65% ऑफ सी, एक रेशो और दिया गया बी और सी का। ये कहा गया कि बी जो है वो 65% है सी का, यानी कि सी अगर 100 होगा तो ये कितना होगा 65 होगा, ये कितना होगा 65 होगा। इसको अगर हम कट करेंगे तो यहाँ आएगा 13 और यहाँ आएगा 20। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो बी की वैल्यू 5 हो रही है और बी की वैल्यू 13 हो रही है, ये तो पॉसिबल नहीं है, दोनों की वैल्यू एक होगी। अगर नहीं है तो हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऊपर वाले को किससे गुणा कर लेंगे 13 से, और नीचे वाले को किससे गुणा कर देंगे हम 5 से। तो जैसे ही 13 छिक 78 हो गया यहाँ पे, और 13 पंजे 65 आ गया, 13 5 जा यहाँ पे 65 हो गया, और 25 जा यहाँ पे नीचे 100 हो गया। ऊपर नीचे दोनों जगह करना है, ऐसा नहीं कि केवल एक ऊपर ऊपर कर दिया, इसको ये पूरी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई है। अब देखिए आप बी की वैल्यू बराबर हो गई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू कितनी है 78 है, बी की वैल्यू कितनी है 65 है, और सी की वैल्यू कितनी है 100 रेशो के अकॉर्डिंग। हमसे पूछा गया सी माइनस 2b प्लस ए। ठीक है, लेकिन ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हमें ये भी बोला हुआ कि तीनों का सम 121.5 है, यानी कि 78 प्लस 65 और प्लस 100, इन तीनों की वैल्यू दे रखी है 121.5। ठीक है जी। अब 78 और 65 हो गया 200, सॉरी 5 5 13 7 6 13 1 14 143 और 100 243। 243 की वैल्यू हो गई हमारे पास 121.5। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये इसका आधा है। ठीक है, यानी ये इसका हाफ मल्टीपल में है। कितने मल्टीपल में है, हाफ मल्टीपल में है। तो अब हम इसको सारे नंबर्स को निकालने के या तो हम हाफ से मल्टीप्लाई कर ले, नहीं तो हम इसको ध्यान में रखते हुए कि हमें वैल्यू किस चीज की निकालनी है, लास्ट में इसका हाफ निकाल देते हैं। अब यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, देखो जरा, सी की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है, ये 100 दे रखी है। सी की वैल्यू कितनी है 100 है, माइनस में 2b, माइनस में 2b, 2b कितना हमारे पास, b की वैल्यू कितनी है 65 है, 65 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस ए का मतलब हो गया 78, प्लस ए का मतलब हो गया 78। अब यहाँ पर इसका ही हाफ निकाल देते हैं इकट्ठा एक साथ ही, तो 100 और 78 कितना हो जाएगा 178। ठीक है, 178 माइनस 130, 8 में 0, 7 में से 3 गया 24, 48 हो गया। अब इस 48 का हमें क्या करना है, हाफ करना है, लास्ट में हमने हाफ करना है क्योंकि, तो ये आ गया 24। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखेंगे कि यदि हमें सीधे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हाफ से, तो पहले पूरी वैल्यू ही निकाल लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैल्यू निकालने के बाद क्यों बार बार इसको हाफ से मल्टीप्लाई करें सभी नंबर को, उसमें पॉइंटों में जाए, पहले इसको सोल्व कर दीजिए जो भी हमको दिया गया, उसके बाद उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपका रिजल्ट वही रहेगा। तो इसका आंसर हो गया 24। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो पहले क्वेश्चन को पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस क्वेश्चन होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे पेपर में, लेकिन ये क्वेश्चन है बड़ा ईजी। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में जितने भी बड़े बड़े लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो होते बड़े ईजी है, बस उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन अगर पढ़ने की स्पीड अच्छी होगी तो आप इसको जल्दी कर पाओगे। A certain number of students from school X appeared in an examination and 30% students failed। ये कहता है एक स्कूल है X, इस X स्कूल से 30% बच्चे जो फेल हो गए, यानी फेल होने वाले बच्चे कितने हैं 30 है, तो पास होने वाले बच्चे कितने होंगे 70 होंगे। ठीक है जी, 150 more students than those from school X appeared in the same examination from school Y। एक स्कूल Y है हमारे पास, उस स्कूल वाई में यहाँ पे कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, टोटल 100 हो रहे हैं। उस स्कूल वाई में 150% ज्यादा बच्चे एक्स से, यानी 100 का 150% कितना होता है 150,
यानी कि उस स्कूल में 250 बच्चे टोटल अपीयर हो रहे एग्जाम में, ठीक है जी। इफ 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई पास्ट, अब ये कहता है कि एक्स और वाई दोनों स्कूल से जितने भी बच्चों ने अपीयर किया है, ठीक है, इफ 80% टोटल नंबर स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई पास्ट, ठीक है, यानी कि 100 और 250 कितने हो गए, 350 बच्चे हो गए, इन्होंने टोटल ने पार्टिसिपेट किया एग्जाम में। इस 350 का 80% पास हो जाते हैं। 350 का 80% निकालने के लिए 350 इंटू में 80 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये जैसे हम 4/5 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 5 यहाँ पे आ गया 70, 70 चौक 280, यानी कि टोटल 350 में से 280 बच्चे पास हुए। टोटल 350 में से कितने बच्चे पास हुए, 280 पास हुए। इस 280 में से 70 तो यही पास हो गए एक्स में, तो वाई में कितने पास हुए होंगे, 210 पास होंगे, जब तो 280 बनेगा। अब यहाँ पे फेल कितने होंगे, 250 में से 210 गया, 40 हो गए, ठीक है। अब हमारा सारा डाटा निकल गया। अब पूछा क्या है, देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, ये कह रहा है परसेंटेज निकालो उन स्टूडेंट का जो कि फेल हो गए, ठीक है। अब फेल होने वाले बच्चे कितने टोटल, 30 और 40 70, ठीक है, और टोटल बच्चे कितने 350, इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 से इसको काटेंगे, 20% आपका आंसर, 20% आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था ये भी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया 11/5 ऑफ ए नंबर ए इज 22% ऑफ अ नंबर बी, यानी कि 11/5 एक नंबर ए का वो 22% नंबर बी के बराबर है। द नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ ए थर्ड नंबर सी, और जो नंबर बी वो बराबर है थर्ड नंबर सी के 2.5% के। इफ द वैल्यू ऑफ सी इज 5500, अगर सी की वैल्यू 5500 हो तो हमें निकालना सम ऑफ 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 80% ऑफ ए और 40% ऑफ बी, इसका सम निकालना हमको। तो इसके लिए पहले हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये बोला हुआ 11/5 ऑफ ए नंबर, 11/5 ऑफ ए नंबर ए, ये 22% यानी 22/100 ऑफ बी के इक्वल है, कुछ इस तरीके से दिया गया। तो 11 एकम में 11, 11 दूनी 22, 5 एकम 5, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे 2 एकम 1 और यहाँ आ गया 10 आ गया, ठीक है। यानी कि ए और बी यहाँ पे लगा करके यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा अपना 1। ए और बी की रेशो कितनी आ गई, 1/10 आ गई। द नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ थर्ड नंबर सी, और जो बी है वो कितना है, 2.5% है थर्ड नंबर सी का, ठीक है। 2.5% अगर सी मान लीजिए 100 होगा तो 100 का 2.5% कितना होता है, 100 इंटू में 2.5/100, 2.5 होगा, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आएगा, 25 एकम 25, यहाँ पर आ जाएगा 40, यानी बी और सी की रेशो कितनी आ गई आपकी, 1 और 40। फिर दोबारा वही कहानी आ गई कि भाई यहाँ बी की वैल्यू 10 है, यहाँ बी की वैल्यू 1 है, तो बराबर करनी पड़ेगी। बराबर करने के लिए नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, अपना इससे 10 से। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, अब बटे में कितना आ जाएगा 400, तो ये आ गया B/C आ गया, ठीक है। 10/400 बी और बी बराबर हो गया। अब सी की वैल्यू 400 है यहाँ पे, और लेकिन 400 की वैल्यू किसके बराबर है, 5500 के। 400 की वैल्यू किसके बराबर है, 5500 के, यानी 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 55 के। 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 55 के, और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 55/4, तो 1 की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सम ऑफ 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी। अगर 1 की वैल्यू 55/4 है, हमें निकालना क्या है भाई, 55/80% का मतलब हो गया 4/5। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर देखो 1 है, और 1 की वैल्यू किसके बराबर, 55/4 के, तो यहाँ आ जाएगा 55/4 प्लस 40% ऑफ बी। 40% का मतलब होता है 2/5 ऑफ बी। अब बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो ये आ गया 10 आ गया, तो 5 11, 4 से 4 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
तो यहाँ से बचा 11, यहाँ से बचा 4। आंसर यहाँ पे कितना आना चाहिए? 11 और 4 2 दूनी 4 15 आना चाहिए आंसर को। आंसर आना चाहिए 15। लेकिन इसमें ऑप्शन में शायद मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है, पर इसको हम देख लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। 15 इसका आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए 15। एक मिनट रुको, एक बार। अच्छा ये 55/4 है ना ये। अच्छा ये 55/4 है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू देखो यहाँ पे 10 हो गई थी, हमने ये गड़बड़ कर दी इसमें, ये हमने बी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ पे 550/4 होगी, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। यहाँ पे एक से हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पे रेशो बराबर करने के बाद 10 हो गई थी, तो ये 550/4 आना था, 550/4 आना था। तो 2/5 इंटू में 550/4 आएगा ये मैंने ये गलत रख दिया, 10 थोड़ी रखना था यहाँ पे, ये तो रेशो के इक्वल था। तो एक की वैल्यू अगर 55/4 होगी तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 550/4। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन में, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 550/4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा 110 आ जाएगा, 2 एक कम 2 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 55 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 55 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना बचा था? 11, तो 55 और 11 66 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, वैल्यू रखने में। चलिए ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया हमारा। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। चलिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, देन 10% ऑफ x प्लस 50 what परसेंट लेस देन 15% ऑफ x। यानी x प्लस 20% ऑफ 250, यानी 250 का x प्लस 20%, वो जो है 25% ज्यादा है किससे? x% ऑफ 220 से। यानी इसका मतलब ये है कि x प्लस 20 इंटू में 250, क्योंकि परसेंट ऐसे निकलेगा उसका। और दूसरा फ्रैक्शन हमारे पास क्या? x% ऑफ 220, यानी कि x इंटू में 220, ठीक है, x इंटू में 220। और ये कितना है इससे ज्यादा? 25% ज्यादा, ये बोला होगा ना, ये 25% ज्यादा है। 25% ज्यादा है मतलब 1/4, यानी कि अगर नीचे वाली वैल्यू 4 होगी तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। ये हमें इसमें क्वेश्चन में दिया गया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 0 से 0 काटा, यहाँ 5 से इसको काटेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 11 आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऊपर बचेगा 5x प्लस का 100, ठीक है। सॉरी, यह 2 भी इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और इस तरफ से कितना आएगा? 11x आ जाएगा, क्योंकि 11x ही बचा इधर से। अब 5x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10x आएगा, प्लस 200 आएगा, इज इक्वल टू में 11x आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200, तुम्हारे x की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है? देन 10% ऑफ x प्लस 50। अब हमें x की वैल्यू पता ही चल चुकी है कि x 10% इसका निकालना, तो x प्लस 50 कैसे निकालोगे? तो 10% ऑफ किसका निकलेगा? 10% ऑफ x की वैल्यू 200 प्लस 50 यानी कि 250। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगी, परसेंट हटेगा तो ये कितना आएगा? 25 आएगा, ठीक है। दूसरा हमें बोला व्हाट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x, और 15% ऑफ x कैसे निकालेंगे? 15/100
और x की वैल्यू कितनी है 200 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 कट गया, 300 आ गया, 30 आ गया सॉरी। अब यहाँ पर ये देख पूछा गया है कि ये जो है इससे कितना कम है, ये भाई इससे कितना कम है 5 कम है, ठीक है कितना कम है 5 कम है। किस पे कम है 30 पे कम है, और गुणा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 30 हो जाएगा। तो 1/6 की परसेंटेज वैसे भी आपको याद होगी, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, ध्यान से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। ध्यान से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक इंस्टीट्यूट है जिसमें 60% जो है वो बॉयज हैं और रेस्ट आर गर्ल्स है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है इसको 60% बॉयज हैं और रेस्ट आर गर्ल्स है, यानी कि 60 अगर बॉय हैं और ये गर्ल्स है तो 60 अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होगी 40 होगी, यानी टोटल बच्चे कितने होंगे 100। ये बोलता है फर्दर 15% ऑफ द बॉयज एंड 7.5% ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग ए फी वेवर। फी वेवर का मतलब फीमेल्स को छूट दी जाती है, ठीक है। फी वेवर का मतलब फीमेल्स की फ्लक्चुएशन किया जाता है, जो एक्चुअल फीस है उसको घटाया बढ़ाया जाता है, जो भी कुछ है। अब यहाँ पर 15% बॉयज, अब 60 का 15% कितना होगा, 60 का 15% कितना हो जाएगा 15/100 इंटू में 60, यहाँ पे आ जाएगा इसका हमारे पास 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से 40 का 7.5% निकालना है, 40 का हमें निकालना है 7.5%, तो इसका आ जाएगा 7.5%, 7.5/100 इंटू में 40, हाँ ठीक है 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है जी। यानी कि कुल मिलाकर फी वेवर कितने बच्चों को मिल रहा है 12 बच्चों। फी वेवर कितने बच्चों को मिल रहा है 9 और 3 12 बच्चों को, यानी 12 बच्चों की फीस में जो है घटाया बढ़ाया जाता है जो भी कुछ है। अब ये बोलता है इफ द नंबर ऑफ दीज गेटिंग अ फी वेवर इज 90, ये कहता है कि अगर इन फी वेवर्स का टोटल नंबर कितना 90 है, यानी 12 की वैल्यू किसके बराबर है 90 के बराबर है, 12 की वैल्यू किसके बराबर है 90 के बराबर है। फिर बोलता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 50% कंसेशन if it is given that 50% of those not getting a fee waiver are eligible to get half fee concession। अब ये कहता है कि उन विद्यार्थियों की संख्या निकालिए जिनको 50% कंसेशन मिला है, जबकि ये भी दिया गया है कि 50% ऑफ जो है ना फी वेवर वाले, 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग अ फी वेवर, यानी कि वो बच्चे जिनको फी वेवर नहीं मिला उसका 50% जो है उसको हाफ फी कंसेशन मिलता है, ठीक है जी। अब 12 बच्चे तो यहाँ पे हो गए, इनको तो फी वेवर मिल गया, इनको छोड़ करके बच्चे कितने थे टोटल 100 थे, 100 में से 12 गया तो कितना बचा 88। इन 88 बच्चों का 50%, 50% का मतलब 1/2 44, इन 88% का 1/2 यानी कि 44, इन बच्चों को 50% फी कंसेशन मिलता है। अब अगर 12 की वैल्यू 90 के बराबर है तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 से काट देंगे तो 30 के बराबर हो जाएगी, 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 30 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे 44 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 11 लिख सकते हैं। अब 4 की वैल्यू हमें पता है कि 30 के बराबर है, तो 30 गुना 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 330 हो जाएगी, तुम्हारा आंसर 330 आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, बहुत ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एवरी मंथ ए मैन कंज्यूम्स 25 किलोग्राम राइस, हर महीने में जो है एक व्यक्ति जो है 25 किलोग्राम राइस की खपत करता है, 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करता है। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट, जो चावल का जो दाम है वो 20% है किसका प्राइस ऑफ व्हीट का, 20% का मतलब 1/5, यानी कि अगर व्हीट का दाम कितना होगा 5 होगा तो उसका 20% कितना 1 चावल का दाम है। Thus he spends total ₹350 on the rice and wheat per month। इसके बाद जो है वो कितना खर्च करता है 350 रुपए खर्च करता है टोटल राइस और व्हीट पे पर मंथ में। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, यदि प्राइस व्हीट का जो है 20% बढ़ा दिया जाए। व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ राइस कंजप्शन, हमें चावल के दाम को कितना घटाना पड़ेगा सेम एक्सपेंडिचर 350 पे ही, गिवन दैट द प्राइस ऑफ राइस एंड कंजप्शन ऑफ व्हीट इज कांस्टेंट। ये बोल दिया गया कि राइस का प्राइस और कंजप्शन ऑफ व्हीट क्या है वो कांस्टेंट है, कंजप्शन ऑफ व्हीट क्या है कांस्टेंट।
चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए ना, आपको पूछा परसेंटेज में गया है, ठीक है। तो जो आपको जो एक्सपेंडिचर दिया गया है दोनों तरीके से सेम दिया गया है, पहले वाली वीडियो में आपको बताया था मैंने। तो एक्सपेंडिचर दोनों का सेम है, ठीक है। सबसे पहले हम प्राइस की बात करते हैं, ठीक है। राइस एक तो क्वांटिटी क्या है, एक तो राइस की है और एक क्या है, व्हीट की क्वांटिटी है, ठीक है। राइस कितना कंज्यूम करता है, 25 किलोग्राम। व्हीट कितना कंज्यूम करता है, 9 किलोग्राम, ठीक है। ये इसका कंजप्शन है, कंजप्शन। राइस का प्राइस जो है 20% है व्हीट के प्राइस का। 20% का मतलब होता है 1/5। यानी अगर व्हीट का प्राइस कितना होगा, 5 होगा, तो राइस का प्राइस कितना होगा, 1 होगा। राइस का प्राइस कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब होता क्या है कि व्हीट का प्राइस 20% बढ़ जाता है। व्हीट का प्राइस कितना बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है। अगर 5 का 20% निकाला जाए तो 1/5 एक ही आएगा, यानी इसका प्राइस कितना हो गया, 6 हो गया, 1 रुपया बढ़ गया, ठीक है। 1 रुपये उसका प्राइस बढ़ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में यह भी बोला गया है कि जो प्राइस ऑफ राइस है और कंजप्शन ऑफ व्हीट है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। यानी कि ये जो चीज है, ये और एक राइस का प्राइस, ये दोनों चीज क्या है, कॉन्स्टेंट। इस क्वेश्चन के अंदर 350 की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है, आपसे परसेंटेज पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान से सोचा जाए तो भाई गेहूं तो वो 9 किलोग्राम ही लेना चाहता है, और 1 रुपए का दाम कितने पे बढ़ गया, 9 पे बढ़ गया। 1 रुपए का दाम कितने पे बढ़ गया, क्योंकि भाई 1 रुपए प्राइस बढ़ा है 1 किलो का, तो 9 किलो का, क्योंकि इसको तो वो कम करना नहीं चाहता, यानी कि पूरा प्राइस कितना बढ़ा होगा, 9 के हिसाब से बढ़ा होगा, हिसाब से 9 रुपए बढ़ा होगा पूरा प्राइस, क्योंकि इसको तो वो कम नहीं कर रहा ना। 1 रुपया 1 किलो पे बढ़ रहा है तो 9 रुपए। लेकिन अगर यहाँ पे 9 रुपए उसने बढ़ाए हैं खपत के, तो यहाँ पे 9 रुपए उसको कम करने पड़ेंगे, तभी तो उसका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, 350। तो यहाँ पे अगर उसको 9 रुपए वो कम खर्च करेगा, यहाँ पर वो 9 रुपए कम खर्च करना चाहता है। अगर वो 9 रुपए कम खर्च करेगा तो जाहिर सी बात यह है कि इसको चावल जो कम मिलेगा। कितना कम मिलेगा, 1 रुपए का किलो चावल है, ठीक है, 1 रुपए किलो चावल है, तो 9 रुपए इसको कम खर्च करने हैं, तो 9 किलो चावल कम मिलेगा। तो 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 5 और 4 यानी कि 16 किलो। यानी कि जो राइस की कंजप्शन है वो 25 से कितनी हो गई, 16 किलो की। अब आपसे पूछा क्या गया, पूछा यह गया व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ राइस कंजप्शन फॉर द सेम एक्सपेंडिचर। यानी 350 रुपए में चावल का जो कंजप्शन है वो कितना घट गया, तो कितना घट गया, 25 से 16 घट गया, तो यानी कि कितना घटा है, 9 घटा है। कितने पे घटा है, 25 पे घटा है, और गुणा में कितना, 100। ये कट के 4 और 9 चौक 36% आपका आंसर आ गया। 350 का इसमें कोई इस्तेमाल ही नहीं था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल था ये भी। ये वाला सवाल देखिए, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। इन एन ऑफिस 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर फीमेल। यानी एक ऑफिस के अंदर टोटल एम्प्लॉयज जो है उसके 70% क्या है, फीमेल्स है। 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 35 मेल्स गॉट प्रमोशन। 80% जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है उसमें 35 मेल भी हैं, उनको प्रमोशन मिला है। अगर टोटल फीमेल कितनी है, 105 है। फीमेल कितनी है, 105 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूछा है परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज गॉट प्रमोशन। जो फीमेल एम्प्लॉयज है उनको कितने फीमेल एम्प्लॉयज को प्रमोशन मिला, ये पूछा हुआ है, ठीक है जी। तो अगर शुरुआत करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर एक फीमेल और एक मेल है। फीमेल 70 है, तो मेल कितने होंगे रेशो के हिसाब से, 30, यानी कि कट के रेशो कितना आ जाएगा, 7:3 आ गया, ठीक है जी। अब ये बोला गया है कि फीमेल कितनी है टोटल, पहले ही पता हमको 105 है। यानी कि अगर ये 105 होंगे, अगर ये 105 होंगे तो ये इसका कितना गुना है, 7 एकम 7, 7 पंजे 15, तो मेल कितने हो जाएंगे, 15 यानी कि 45, 15 यानी कि 45, यानी टोटल एम्प्लॉयज कितने आ गए, 150 टोटल आ गया हमारे पास। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया फीमेल एम्प्लॉयज जिनको प्रमोशन मिला है, फीमेल एम्प्लॉयज जिनको प्रमोशन मिला है, और हमें ये पता है कि 80% जो टोटल एम्प्लॉयज है उनको प्रमोशन मिला है, ठीक है। तो 150 का 80% कितना हो जाएगा, 150 का 80% हो जाएगा 120,
120। इन 120 लोगों को क्या मिला है, प्रमोशन मिला है। लेकिन इस 120 में मेल भी है और फीमेल भी है, तो ऑब्वियस सी बात है मेल कितने होंगे, मेल तो बता रखा है आपको 35 है, तो फीमेल कितनी हो जाएगी, 85 हो जाएगी जिनको प्रमोशन मिला है। अब हमसे पूछा क्या गया है, परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय गोट प्रमोशन, यानी कितनी फीमेल एम्प्लॉयज का प्रमोशन हुआ है, 85 का। कितनी का हुआ है, 85 का। और कितने में से हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉय का परसेंटेज निकालना है, टोटल एम्प्लॉय से नहीं निकाल सकते वो, हमें निकालना पड़ेगा फीमेल एम्प्लॉय का परसेंटेज, वो फीमेल की एम्प्लॉय से ही निकलेगा। यानी इतनी फीमेल थी, उसमें से इतनों का प्रमोशन मिला है, तो इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी, 85/105 इंटू में 100 यहाँ से आ जाएगा 5 एकम 5 17, और यहाँ से आ जाएगा 21 अपना, ठीक है। 1700 बटे में 21 आएगा, 1700 बटे में 21 आएगा, ठीक है, या फिर 17/21 भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। पूरा सोल्व कर पूरा करके ये लगभग 80 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आएगा 81% आंसर आ जाएगा इसका। वैसे भी आपको दिख रहा है 81% ही हो सकता है भाई, 21 है, 21 को जब 10 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2100 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो आप उससे कितना ज्यादा है, तो इसे मतलब 81% आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये भी। अब हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये शायद सवाल पहले भी आ चुका है, 15/4 67.5 A-B, हाँ ये आ चुका है, ऐसा सवाल हमने करा है, ठीक है। तो इसको रहने देते, अपना खुद कर लेना, ये आपने रिवीजन में कर लेना है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, द कॉस्ट ऑफ ए कार इज 300% मोर देन दैट ऑफ अ बाइक if the cost of the car increases by 10% and that of the bike increases by 30%, then the percentage increase in the total cost of 4 cars and 5 bikes। यानी कार की दो चीजें हैं, एक तो कार है और एक बाइक है, ठीक है। ये बोला गया है कि जो कार की कॉस्ट है वो 300% ज्यादा है बाइक से, यानी अगर बाइक की कॉस्ट 100 हो गई तो कार की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 300% ज्यादा उससे, तो इसका मतलब 400 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ द कार इंक्रीजेस बाय 10%, अगर मैं इसकी रेशो निकालना चाहूँ तो, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो इसमें रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर परसेंटेज निकालेंगे 4 और 1 का रेशो फिर वो पॉइंटों में चला जाएगा, इसलिए हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट ऑफ कार इंक्रीजेस बाय 10%, कार की कॉस्ट जो 10% बढ़ गई, यानी कि 400 का 10% कितना हो गया, 400 का 10% कितना हो जाएगा, 40, यानी कार की कॉस्ट कितनी होगी, 440। दैट ऑफ द बाइक इंक्रीजेस बाय 30%, बाइक की 30% बढ़ गई, 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, तो ये 130 हो गई, ठीक है। दोनों ही केसेस में वो क्या कर रहा है, 4 कार खरीद रहा है और 5 बाइक खरीद रहा है, यही क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्ट इस चीज को नहीं निकाल सकते, हमें टोटल कॉस्ट को निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले जो है वो 4 कार खरीदता है और 5 बाइक खरीदता है, ठीक है। पहले केस पे अगर 5 बाइक खरीदेगा तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 बाइक की 500 हो जाएगी, और 4 कार की कितनी हो जाएगी, 4 चौक 1600, 1600 प्लस 500 2100, यानी पहले वो 2100 रुपये खर्च करता था, अब कितना खर्च करता है जी, 4 कार खरीदता है और 5 बाइक खरीदता है, तो 13×5 = 65, यानी कि बाइक हो गई 650 की और कार होगी 44 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 176, 1760 जमा 650, जमा करेंगे तो 0 6 5 11 7 6 13 और 1 14 का 4 और एक ऊपर गया, ये आ गया 2410, यानी वो अब 2410 रुपये खर्च कर रहा है टोटल, और पहले कितने खर्च कर रहा था, 2100 रुपये, तो कितना ज्यादा हो गया 2100 से 2410, यानी कि 410 रुपये ज्यादा खर्च कर रहा है। कितने पे कर रहा है जी, 2100 पे कर रहा है, और गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 410 बटे में 21 आएगा, इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो इसका आंसर 14.76 समथिंग आएगा, तो आंसर हो गया 14.8%। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सीखने की बात यह है कि अगर आपको ये कंजप्शन अलग अलग आपको दे रखे हैं,
तो आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालनी ही पड़ेगी, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा आज का सवाल, आखिरी 20वां क्वेश्चन। When the price of an item was reduced by 35%, यदि आइटम का प्राइस जो 35% बढ़ा दिया जाए और उसकी सेल को जो इंक्रीज किया जाए x% से, इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 17% इन द रिसिप्ट ऑफ द रिवेन्यू देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पहले भी कराए गए थे, पहली वीडियो में आप देख सकते हैं, और दोबारा से इस क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो जो प्राइस है, जो प्राइस 35% का मतलब होता है 7/20, 7/20, यानी कि 20 की वैल्यू 13 हो गई। 20 की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई, प्राइस घट गया। अब सेल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रिवेन्यू के बारे में हमें जानकारी है कि रिवेन्यू 17% बढ़ जाता है। अगर 17% रिवेन्यू बढ़ जाता है तो रिवेन्यू 100 से कितना हो जाता है, 117 हो जाता है। अगर 20 रुपए का प्राइस होगा किसी आइटम का और टोटल उसको 100 रुपए मिल रहे होंगे तो वो सेल कितने की हुई होगी, 5 की हुई होगी। ऐसे ही अगर 13 रुपए का आइटम है, 117 रुपए का रिवेन्यू मिला है, तो सेल कितने की हुई होगी, 9 की हुई होगी। तो यहाँ पे सेल कितना हो गया, 5 से 9 यानी कि 4 बढ़ गया, कितने में बढ़ा, 5 पे, और गुणा में 100, 5 से इसको काट देंगे 20 तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 80%। ठीक है जी, तो आज हम लोगों ने परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के जो अभी हाल फिलहाल के पेपर में टीसीएस में देखे जा रहे हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को हमने किया है एसएससी के। ठीक है, एसएससी और अदर एग्जाम्स के भी इसमें क्वेश्चंस हैं, तो सारे ही क्वेश्चन बड़े ही सिलेक्टेड तरीके से छांटे गए थे और कराए गए हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आगे भी जो है इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस और बहुत तरीके से आपको चीज़ों को बताया जाएगा, कराया जाएगा। जैसे कि आपने पीछे की 2 वीडियोस में देखा ही है कि कितने आराम से और कितने ध्यान से चीज़ों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है इन वीडियोस को देखें, इनको लाइक करें, इनको शेयर करें, इनको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और हमारे हौसला अफजाई हमारी इसी प्रकार से करते रहें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, सभी क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।